बंधुओं, आज हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं जैन व्याकरण दिगंबर जैनाचार्यों के द्वारा रचित कातंत्र रूपमाला के ग्रंथ के संदर्भ में कुछ चर्चाएं आपके बीच में कर रहे हैं। प्रारंभिक कक्षा के तौर पर इस पुस्तक में पंचसंधि, लिंग प्रकरण, समास प्रकरण, तद्धित और कृदंत आदि के माध्यम से 1300 कुछ सूत्रों की चर्चाएं इनमें हैं। सर्वप्रथम संज्ञा सूत्र का प्रकरण आपके बीच में प्रारंभ हो रहा है। मेरे द्वारा आप चाहें तो जहाँ हैं वहाँ पर रहते हुए इस कातंत्र रूपमाला का स्वाध्याय बड़ी सहजता और सरलता के माध्यम से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी PDF फाइल भी प्राप्त आपको अपने स्थान पर हो सकती है। जैनाचार्य सर्वप्रथम पहला सूत्र हमारे बीच में रखते हैं, सिद्धो वर्ण समाम्नायः। जो वर्णों का समुदाय है वह अनादि काल से सिद्ध है, अर्थात उन वर्णों को न किसी ने बनाया है, न ही उन वर्णों को कोई विनाश को प्राप्त करा सकता है। अर्थात आ से लेकर हा तक के वर्ण 47 जो हमारे जैनाचार्यों ने कहे हैं, उन्हीं 47 वर्णों के माध्यम से 1300 से अधिक कुछ सूत्रों की चर्चा आपके बीच में है। क्रमशः 47 वर्णों में 2 विभाग हमारे आचार्य भगवंत करते हैं। शुरू के 14 वर्णों को वे स्वर संज्ञा देते हैं और बाकी के बचे हुए 33 वर्णों को वो व्यंजन संज्ञा दे रहे हैं। तो तत्र चतुर्दशादौ स्वराः, अर्थात उन 47 वर्णों में प्रारंभ के जो 14 वर्ण हैं उनकी स्वर संज्ञा होती है। अर्थात आ, ई, उ, रिरी, लिरी, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ। ये 14 वर्ण, इनको स्वर संज्ञा कहा गया है। इन स्वरों में भी प्रारंभ के जो 10 वर्ण हैं उनका नामकरण आचार्य भगवंत करते हैं 10 समानः। प्रारंभ के जो 10 वर्ण हैं उन वर्णों की समान संज्ञा होती है। उन समान संज्ञा के हो जाने पर उन 10 में प्रत्येक के 2 की जोड़ों की सवर्ण संज्ञा कर रहे हैं। सवर्ण का मतलब होता है परस्पर में एक परिवार के 2 सदस्य। तो परिवार के 2 सदस्यों की चर्चा करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं पहले 10 समानः, फिर उसके बाद में कहते हैं तेषां द्वा वन्योन्यस्य सवर्णौ, अर्थात तेषां माने 10 समानानाम, जो 10 समान संज्ञक वर्ण कहे गए हैं उनमें प्रत्येक 2 वर्णों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। और ये सवर्ण संज्ञा को हम 4 प्रकार से जान सकते हैं, जिसको सवर्णता 4 प्रकार की कही गई है। क्रमेण, क्रम से, वैपरीत्येन, विपरीतता से, लघु नाम लघु भी से, लघु के साथ लघु की, और गुरु नाम गुरु भी, गुरु के साथ गुरु की। इस प्रकार सवर्णता 4 प्रकार की हमारे जैनाचार्यों ने कही है। जो सवर्ण संज्ञा 2 प्रकार, 2 में जो सवर्ण संज्ञा की है उनमें से पहले का जो वर्ण है उसको आचार्य महाराज कहते हैं पूर्वो ह्रस्वाः, अर्थात प्रत्येक 10 में से 5 जो जोड़े हमारे बीच में बने हैं उनमें पहले को ह्रस्व कहा है और परोह दीर्घः, दूसरा जो वर्ण है उसको दीर्घ कहा है, अर्थात आ इसको ह्रस्व और इसको थोड़ा जोर दे के बोला जाए आ तो इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी प्रकार जब हम आगे जाएंगे तो 14 वर्णों में शुरू के जो 2 वर्ण हैं ह्रस्व आ और दीर्घ आ, इन दोनों वर्णों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 12 स्वर हैं उन 12 स्वरों की
नामी संज्ञा आचार्य भगवंत कर रहे हैं। स्वरो वर्ण वर्जो नामी, अर्थात अवर्ण को छोड़कर जो शेष 12 स्वर हैं उनकी नामी संज्ञा होती है। एकारादीनी संध्यक्षराणि, 10 के बाद जो 11, 12 और 13 और 14वें नंबर के वर्ण हैं वो ए, ऐ, ओ, औ, इनको आचार्य महाराज संध्यक्षर संज्ञा कहते हैं। जैसे पूर्वो ह्रस्वः और परो दीर्घा के माध्यम से 2 में पहले वाले को ह्रस्व और दूसरे वाले को दीर्घ किया है, तो आचार्य महाराज कहते हैं यही क्रम आप यहाँ पर ना लगा लें, इसलिए एक अगला सूत्र देते हैं, नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घाणि, अर्थात संध्यक्षर वर्ण दीर्घ ही होते हैं, उनमें ह्रस्वपना नहीं होता है। जो 33 व्यंजन आचार्य भगवंत ने कहे हैं उन 33 व्यंजनों में कादीनी व्यंजनानी, का से लेकर हा तक के वर्णों को व्यंजन संज्ञा दी है। और 33 जो वर्ण हैं उनमें 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ते वर्गाः पंच पंच पंच, एक एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं पहले और दूसरे वर्ण की, और तीनों सा की अघोष संज्ञा होती है। वर्गाणाम प्रथम द्वितीयः सा सा सास चा घोषः, अर्थात पहले और दूसरे वर्ण की अघोष संज्ञा होती है। तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण की या, रा, ला, वा और हा वर्ण की घोष संज्ञा होती है, घोष बंतोन्य। इसके माध्यम से फिर हम आगे चलते हैं तो वर्गों का जो 5वां अक्षर है उस वर्ग के 5वें अक्षर को आचार्य महाराज अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। अनुनासिका ङ, ञ, न, ना, महा, अर्थात वर्ग के 5वें अक्षर को अनुनासिक कहते हैं। और उसके बाद में जो या, रा, ला, वा, ये 4 जो वर्ण हैं इनकी आचार्य महाराज अंतस्तः या, रा, ला, वाह, इनकी अंतस्थ संज्ञा की जाती है। ये चारों वर्णों का उच्चारण जिस समय किया जाता है तो ये अंदर उच्चारण करते ही अपने पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम अंतस्थ है। ऊष्माणाः सा 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 हा, ये 4 जो वर्ण हैं ये ऊष्माण हैं, इनके बोलने पर उष्णता गर्मी मुख के अंदर से बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्माण संज्ञा दी गई है। स्वर के सामने जो 2 बिंदी होती हैं उन बिंदुओं को आचार्य महाराज विसर्जनीय संज्ञा कर रहे हैं, अर्थात विसर्ग, आह इति विसर्जनीयः, आ के सामने जो 2 बिंदियां होती हैं उन्हें विसर्जनीय कहते हैं। जैन ग्रंथों में जीवामूली और उपदमानीय की चर्चा नहीं है, परंतु आचार्य महाराज कहते हैं का इति उपदमानीया, का इति जीवामूलिया, का के सामने जो अर्ध विसर्ग सदृश वर्ण होता है उसकी जीवामूली संज्ञा होती है। और पह इत्युपदमानीया, पा के सामने जो अर्ध विसर्ग सदृश वर्ण होता है उसकी उपदमानीय संज्ञा होती है। स्वर के ऊपर एक बिंदु स्थापित होती है, उसका नाम आचार्य महाराज अनुस्वार संज्ञा कर रहे हैं। अम इत्यनुस्वारः, अर्थात स्वर के ऊपर जो बिंदी होती है उसकी अनुस्वार संज्ञा होती है। यहाँ पर आह के सामने जो विसर्ग और अम के साथ जो आ का उच्चारण किया है वह केवल उच्चारण के लिए है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से विसर्ग कहीं भी नहीं लग सकते।
स्वतंत्र रूप से अनुस्वार भी नहीं रह सकता है। इसलिए आ का केवल उच्चारण यहाँ पर किया है, उस आ को यहाँ पर अनुस्वार और विसर्ग के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैनाचार्य के द्वारा जो सूत्र की रचना की है उनमें कुछ संज्ञाएं आचार्य महाराज ने नहीं कही हैं, क्योंकि वो लोक में प्रचलित है। संस्कृत व्याकरण में जो चीज़ प्रचलित है उसको लोक व्याकरण कहते हैं। तो वहाँ जो जो प्रचलित है, जैनाचार्य पूज्यपाद स्वामी जैनेन्द्र व्याकरण में 4000 सूत्रों के माध्यम से जिन संज्ञाओं को निरूपित किया गया है, उन संज्ञाओं का यदि शनि शनि किन्हीं सूत्रों के माध्यम से उल्लेख हो तो आप उन सूत्रों की संज्ञाओं को जैनेन्द्र व्याकरण में कथित या अन्य व्याकरण में कथित जो संज्ञाएं निर्धारित की गई हैं, उन संज्ञाओं को ग्रहण करना लोकोपचारात ग्रहण सिद्धि, अर्थात लोक माने संस्कृत व्याकरण के माध्यम से जो संज्ञाएं कही गई हैं उनको उपचार से ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से यह संज्ञा प्रकरण का चैप्टर आज पूर्ण हुआ। कल पुनः अगले सत्र में हम आपको संधि प्रकरण की चर्चा करेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, प्रकृति भाव संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि, ये 5 प्रकार की संधियाँ होती हैं। इनके बिना हम संस्कृत ना पढ़ सकते हैं और ना ही इसका अनुवाद कर सकते हैं। पंच इंद्री पंच संधि रूपी व्याकरण शब्दकोश जिसके पास में नहीं है, वह चलता हुआ भी लंगड़े के समान है। ग्रंथों को पढ़ना पंच संधि के बिना असंभव है। इसीलिए प्रत्येक जिज्ञासु को पंच संधि कंठस्थ हृदय में, कंठ में धारण कर लेना चाहिए। जैसे इस जीवात्मा के साथ शरीर का संबंध बना हुआ है, वैसे ही इस जीव को पंच संधि अपने एक शरीर का, आत्मा का एक अंग बना लेना चाहिए। अनुनासिक का उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण। अनुनासिक का जो उच्चारण होता है, जो अनुनासिक संज्ञा की है, वो 5 जो वर्ण हैं, उन 5 वर्णों का उच्चारण सहजता में हमें हो नहीं पाता है। सबसे पहले कवर्ग का जो 5वां वर्ण आता है, जिसको नाक के द्वारा उच्चारण किया जाता है, नाक और मुख इन दोनों के द्वारा जिसका उच्चारण होता है उसको अनुनासिक बोलते हैं। न, फिर उसके बाद में या, फिर ना, ना, मा, ये 5 वर्णों का जो उच्चारण हुआ है, ये मुख के माध्यम से, नाक के सहारे से बोला जाता है। बहुत से लोगों से कवर्ग का 5वां अक्षर बोलते नहीं बनता है, वो उसको अंगा कहते हैं, अंग कहते हैं, या कहते हैं, कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं। सहजता में यदि वो बोलना चाहें तो गा के उच्चारण को नाक से यदि वो उच्चारण करेंगे तो कवर्ग का 5वां अक्षर सहजता में उनके मुख से निकल जाएगा, जैसे ङ। या का उच्चारण सहजता से यदि वो करें और नाक का सहारा लेके करें तो चवर्ग का 5वां अक्षर या उनके द्वारा उच्चारित हो जाएगा। फिर टवर्ग का 5वां अक्षर, जिसमें जीभ थोड़ी सी अंदर मुड़ती है, ण। और तवर्ग का 5वां अक्षर तो आप सहजता में बोलते ही हैं, ना। पवर्ग का 5वां अक्षर भी आपके द्वारा सहजता में बोल जाता है, माँ। और जो विसर्जनीय संज्ञा जो की है, विसर्जनीय का उच्चारण स्थान, यद्यपि विसर्ग सकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है, सा के स्थान पर विसर्ग होता है। सा का उच्चारण स्थान दंत है, दांतों के सहारे से बोला जाता है, परंतु विसर्ग अर्थात विसर्जनीय का उच्चारण स्थान कंठ होता है। हा का भी उच्चारण स्थान कंठ है, आ का भी उच्चारण स्थान कंठ है। इसलिए जब विसर्ग को बोला जाता है
तो विसर्ग के बोलते समय थोड़ा ऐसा आभास होता है कि हम हा का उच्चारण कर रहे हैं। वास्तव में हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं, लेकिन हा का और विसर्ग का उच्चारण स्थान एक होता है, इसलिए हा जैसा उच्चारित उसका विसर्ग का होता है। जैसे आह, आ के बाद में थोड़ा सा जोर दे के बोलना पड़ता है हा, और जब बड़े आ के सामने बोलता है तो उसके सामने भी थोड़ा जोर देना पड़ता है। रामा, पुरुषाहा, ऐसे दीर्घ स्वर को थोड़ा सा जोर देकर विसर्ग का उच्चारण हा के रूप में होता है, क्योंकि हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इस प्रकार आज की पाठशाला में संज्ञा विकरण का चैप्टर पूर्ण हुआ। अगली पाठशाला में हम मिलेंगे स्वर संधि के साथ। स्वर संधि के भेद प्रभेदों को जानते हुए, प्रकृति भाव की संधि को जानते हुए, व्यंजन संधि के भेद प्रभेद को जानते हुए, विसर्जनीय संधि और स्वादि संधि, इन 5 संधियों के माध्यम से हम कातंत्र रूपमाला व्याकरण को समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी समझें। इन्हीं सब भावनाओं के साथ पुनः अगली पाठशाला में हम आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।